हम करने वाले हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट का रिवीजन, और इसमें बढ़ रहे हैं 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, ये जैव विविधता पर जो सम्मेलन हुए हैं कॉप 15 हुआ। तो कॉप प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है, और सीवीडी के लिए जो सम्मेलन हुए। तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 15 एक अवलोकन है। इसमें रामसर कॉप 3 वर्ष में, रामसर के जो कॉप हैं वो 3 वर्ष में आयोजित होते हैं। मॉन्ट्रियल कॉप 4 वर्ष में, और यूएनएफसीसी वर्ष 1 में ये सम्मेलन होते हैं। तो हर सम्मेलन के अलग अलग हैं। तो रामसर वाले 3 साल में होते हैं, और ये जलवायु परिवर्तन कॉप 2 वर्ष में होते हैं, 4 वर्ष कुछ 1 वर्ष में होते हैं। इस तरह सम्मेलन होते हैं। और कॉप 10वां नागोया में 2010 में हुआ था। आईजी टारगेट की विफलता के लिए 3 कारण थे। तो इसमें देखते हैं यहाँ, तो ऐसे 2022 में हुआ था मॉन्ट्रियल क्यूबा कनाडा में, मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में स्थान है। प्रतिभागी कौन थे? तो इसमें जैव विविधता अभी समय के सदस्य, जैव विविधता वाले जो हैं अभी समय के सदस्य थे। 196 देश शामिल थे, 195 राष्ट्र थे, और एक यूएन यूरोपीय संघ है। तो पूर्व का जो है कॉप सर्म ऑल शेखर मिस्र 2018 में हुआ। अगला कॉप जो है 2024 वाला तुर्की में हुआ। इस तरह से कॉप होते रहते हैं। और आगे की योजनाओं में क्या है, वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य 2022-30 के व्यवस्थित करना, और 50 तक की रणनीति विजन को तय किए गए हैं। के प्रमुख परिणाम क्या थे कॉप के? 2030 तक 30% भूमि महासागरों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसलिए 30 तक 30 कहा गया। 30 को 2030 तक संरक्षण में लाया गया है, यानी 30% जो भूमि है उसको महासागरों की रक्षा करना है, महासागरों में 2030 तक। फिर कोमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। तो यहाँ बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? मुख्य रूप से अक्टूबर 2020 के लिए निर्धारित था। कोविड 2019 में महामारी के कारण विलम्ब हुआ। कोमिंग चीन में 2022 के लिए पुनर्निर्धारित है। फिर चीन में इसे निर्धारित किया। तो चीन की शून्य कोविड नीति के कारण 2022 में तीसरी तिमाही के लिए फिर स्थगित कर दिया गया। चीन ने इसको स्थगित कर दिया। मई 2022 में चीन ने कनाडा से मेजबान की जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध किया, तो कनाडा ने इसकी मेजबानी संभाली। 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हुआ। तो 2022 में कहाँ? कनाडा में आयोजित हुआ था, जहाँ सीबीडी सचिवालय स्थित है। सीबीडी का यहाँ सचिवालय भी स्थित है। फिर सीबीडी का सचिवालय यहाँ स्थित है। चीन शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष बना रहा। तो चीन क्या है? इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। दूसरी बार मॉन्ट्रियल ने पार्टी सीबीडी कॉप के यूएनएफसीसीसी यानी जलवायु संरक्षण का मॉन्ट्रियल में मेजबान शहर के रूप में कार्य किया। तो चीन के बाद शिखर सम्मेलन दूसरी बार मॉन्ट्रियल ने किया था। पहली बार 2005 में कॉप 11 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। तो पहली बार 2005 में हुआ था। तो चीन शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, और दूसरी बार मॉन्ट्रियल में हुआ था, और मॉन्ट्रियल में पहली बार 2005 में हुआ था। फिर क्या है इसमें? कोमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी GBF ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो 4 दीर्घकालिक उद्देश्य हैं इसमें। 2050 तक 23 लाख, और 2023 तक के लिए हैं। तो 23 लक्ष्य हैं जो 2030 तक के लिए हैं, और 4 दीर्घकालिक लक्ष्य 2050 तक के लिए हैं। IG लक्ष्यों की जगह पर लाए गए हैं। तो 2022 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का परिणाम, और
29 दिसंबर 2022 को जैव विविधता पर कन्वेंशन की पार्टी में 15वें सम्मेलन COP15 द्वारा अपनाया गया। तो जैव विविधता सम्मेलन हुआ था और जैव विविधता सम्मेलन कॉन्वेंशन अपनाया गया। इसमें प्रकृति के लिए पेरिस समझौते के रूप में भी जाना जाता है। तो पेरिस का समझौता है जो पेरिस समझौते के रूप में जाना जाता है। कूमिंग और मॉन्ट्रियल के नाम पर जो COP15 में हिस्टिंग कर्तव्यों से जुड़े शहर हैं। तो कूमिंग है और मॉन्ट्रियल के नाम से जाने जाते हैं। COP15 में होस्टिंग कर्तव्यों से जुड़े शहर हैं। इसमें 4 वैश्विक उद्देश्य हैं। 2050 के लिए कूमिंग है जो मॉन्ट्रियल वैश्विक उद्देश्य 2023 लक्ष्य है। इसमें मॉन्ट्रियल 2030 तक के वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं। तो 23 लक्ष्य हैं 2030 तक के लिए और 4 वैश्विक लक्ष्य, 4 वैश्विक उद्देश्य हैं। तो 4 वैश्विक उद्देश्य क्या है? तो इसमें संरक्षण थीम, सतत उपयोग प्रबंधन करना, लाभों का साझाकरण करना, तो उपयोग का प्रबंधन करना, साझाकरण करना, वित्त संसाधन और संरक्षण थीम है। ये सारी 4 वैश्विक लक्ष्य हैं और 23 लक्ष्य 2030 तक के लिए शामिल है। 3 लक्ष्यों को 2030 तक 30 लक्ष्य कहा जाता है। जैव विविधता 2011 से 2020 तक की रणनीति योजना है। आईजी जैव विविधता लक्ष्य संहिता के बाद इसका अनुसरण किया गया। तो आईजी जो लक्ष्य है उसके विविधता के संरक्षण के बाद इसका अनुसरण किया गया और 4 उद्देश्य पर आधारित है। तो पहला है संरक्षण। तो पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार और मानव कारण से प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकने और प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को कम करने और देसी प्रजातियों की आबादी और अनुकूलित वातावरण को बढ़ावा देना है। तो ये संरक्षण का उद्देश्य है कि पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, मानव कल्याण हो सके और विलुप्त होने वाली प्रजातियों पर रोक लगे, प्रजातियां विलुप्त ना हो यानी जोखिम कम हो जोखिम विलुप्त होने का, और प्रजातियों की आबादी अनुवांशिक विविधता को उनकी विविधता को बढ़ावा देना है। फिर सतत उपयोग प्रबंधन। तो जैव विविधता के सतत उपयोग और प्रबंधन को बढ़ावा देना लोगों को मिलने वाली प्रकृति के लाभों, लोगों को जो प्रकृति के लाभ मिल रहे हैं तो प्रकृति के लाभों में वृद्धि और 2050 तक वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत विकास का समर्थन करना है। फिर लाभों का विवरण। तो आनुवंशिक संसाधनों, डिजिटल जानकारी और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने से होने वाले लाभों को उचित रूप से साझा करना। तो आनुवंशिक संसाधन है जो और डिजिटल जानकारी है और पारंपरिक ज्ञान, डिजिटल जानकारी, आनुवंशिक संसाधन, ज्ञान का उपयोग करके लाभों को उचित रूप से साझा करना सबको। तो लाभों को साझा करना और वैश्विक समझौते के अनुरूप जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग में योगदान देना। फिर वित्तीय पहलू हैं। तो ढांचे को लागू करने और पर्याप्त संसाधन और सहायता प्रदान करना, पर्याप्त संसाधन में सहायता प्रदान करना, जैव विविधता वित्त अंतर को बंद करना, जैव विविधता में जो अंतर है उसको बंद करना। कूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क में 2050 तक विजन फॉर बायोडायवर्सिटी के लिए वित्त प्रवाह को बनाए रखना। वित्त प्रवाह को बनाए रखना। प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो 12 से 15 लक्ष्यों को लिखना है। इसमें प्रमुख लक्ष्य आईजी लक्ष्य हैं जो तो बायोडायवर्सिटी के लिए वित्त प्रवाह को बनाए रखना है और इसमें प्रमुख लक्ष्य हैं। तो लक्ष्यों में से जो अच्छे रहें वो लक्ष्य। 2030 तक 30% भूमि को समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना, 30% समुद्री क्षेत्र की भूमि की रक्षा करना। 2030 तक 20 क्षतिग्रस्त परिस्थिति तंत्रों को पुनः स्थापित करना। तो 20% क्षतिग्रस्त परिस्थिति तंत्र को संरक्षित करना। जैसे आप 2030 तक हैं तो प्लास्टिक प्रदूषण सहित कुल प्रदूषण को 50% तक कटौती करना, यानी प्लास्टिक प्रदूषण में 50% की कटौती करना। फिर मछली पकड़ने के प्रभावों को 50% तक कम करना। 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मिक्स से अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करना, यानी विश्व में जो ऊर्जा संसाधन है तो स्वच्छ ऊर्जा के रूप में
50% तक प्राप्त करना। फिर टिकाऊ कृषि और भूमि उपयोग प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। टिकाऊ कृषि हो, भूमि उपयोग प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, जैसे कीटनाशक उर्वरक उपयोग को कम करना शामिल है। 2030 तक भोजन की बर्बादी और नुकसान को 50% तक कम करना, कि भोजन की नुकसान ना हो। जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए प्रकृति आधारित समस्याओं का उपयोग करना। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो पर्यावरण चुनौतियां मिल रही हैं उससे, तो उनका समाधान और उपयोग करना है। 2030 तक 20 अंतर्देशीय जल पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित और पुनर्स्थापित करना। तो 20 जो अंतर्देशीय जल पारिस्थितिक तंत्र हैं उनको पुनर्स्थापित करना है। जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना। जैव विविधता का संरक्षण करना और स्थानीय समुदाय हैं जो उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। जैव संरक्षण और प्रबंधन में लैंगिक समानता यानी महिला सशक्तिकरण को भी जैव संरक्षण में बढ़ावा दिया जाए। फिर जैव विविधता संरक्षण सतत उपयोग के लिए वित्त संसाधनों को बढ़ाए, यानी वित्त पैसा भी मिलता रहे। जैव विविधता संरक्षण के संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता, यानी जिन क्षेत्रों का संरक्षण किया उन्हें प्रभावशीलता उनमें बढ़े। जैव विविधता पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है, यानी जैव विविधता का संरक्षण करें तो जो विदेशी प्रजातियां आ रही हैं उनके प्रभाव को कम किया जाए। फिर टिकाऊ वन नीति, तो टिकाऊ वन प्रबंधन का समर्थन करना और वनों की कटाई को कम करना। फिर पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं आजीविकाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रकृति प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति में सुधार करना। तो पारिस्थितिक तंत्र जो सेवाएं हैं, आजीविका हैं, उनकी स्थिति में सुधार करना, संरक्षण करना। जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र को बचाते हुए स्थायी पर्यटन प्रथाओं को मजबूत करना। स्थायी जो पर्यटन होते हैं उसको मजबूत किया जाए। फिर शहरी और आसपास के क्षेत्रों की स्थिरता में वृद्धि करना। शहर हैं उसके आसपास के क्षेत्र हैं उसमें स्थिरता आए। जलवायु परिवर्तन और अन्य खतरों के लिए पारिस्थितिक तंत्र में लचीलेपन को मजबूत करना। तो जलवायु जो खतरे आ रहे हैं पर्यावरण, उनके लिए लचीलेपन को मजबूत किया जाए, उनको झेल सके। फिर उचित लाभ साझाकरण को प्रोत्साहित करना, कि लाभ साझा करना सबके साथ, और जैव विविधता डेटा और सूचना को उपलब्ध और पहुंच बढ़ाना, डेटा तक सबको जैव विविधता की जो डेटा है सब लोग पहुंच सकें। अब है रामसर अभियान। तो यहाँ 1971 में ईरान में अपनाया गया संशोधन है, 1975 में लागू हुआ समझौता है, ये 1971 में अपनाया गया था। और इसमें किसी भी पारिस्थितिक तंत्र पर केंद्रित विश्व की एकमात्र संधि पारिस्थितिक तंत्र पर केंद्रित संधि है। रामसर अभियान ईरान का शहर है रामसर, आर्द्र भूमियों के लिए है जो ज़्यादातर समय पानी में रहती हैं भूमि, आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि वह क्षेत्र जहाँ भूमि पानी से ढकी होती है। यह पानी खारा या लवण जल हो सकता है, खारा भी हो सकता है, लवणी जल भी हो सकता है। यह वर्ष के कम से कम एक भाग के लिए पूरी तरह से पानी से ढका होता है। साल भर में एक भाग तक तो पूरी से ढका होता है। आर्द्र भूमि एक संक्रमण क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि वे ना तो पूरी तरह शुष्क भूमि है और ना ही पूरी तरह से पानी की तरह नीचे है, यानी पानी तरह से भरी हुई हैं। वे अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर कई तरह की जलवायु में मौजूद हैं। तो अंटार्कटिका पे नहीं है क्योंकि वहाँ बर्फ ही बर्फ है, बाकी हर जगह है। आर्द्र भूमि का महत्व क्या है? तो आर्द्र भूमि का महत्व कि पानी की गुणवत्ता में सुधार। तो नेचर और काइंडनी, यानी आर्द्र भूमि प्राकृतिक जल शोधक है, यानी प्रकृति के जल में को शुद्ध करती है। यह फिल्टरिंग तलछट के रूप में कार्य करते हैं, फिल्टरिंग का काम करती है। पानी में घुले हुए क्षेत्र तक पहुंचने से पहले सतह के अफवाह से कोई प्रदूषक पदार्थों को हटा देती है। जो सतह पर जो अफवाह के प्रदूषक पदार्थ हैं उनको हटाती है। फिर तटीय क्षेत्रों में कमी। तटीय क्षेत्र जो हैं उसमें आर्द्र भूमि बड़े तूफान की बल को कम करने में मदद करती हैं। तो तटीय क्षेत्र में बड़े तूफान आते हैं तो उनके बल जो तूफान के होते हैं उनको कम करने में मदद करती है। वे तूफानों के दौरान बाढ़, तटीय कटाव, तट में जो कटाव होता है, और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद करती है।
बाढ़ में नियंत्रण, नदी जलधाराओं के पानी को संग्रह करती है। तो नदी की जो जलधारा है तो उसके पानी को संग्रह कर लेती है और इस प्रकार वे प्रवाह बाढ़ क्षति को कम करती हैं, बाढ़ क्षति को कम कर देती हैं और आकस्मिक बाढ़ के जोखिम को कम करती हैं। फिर वन्य जीव आवास प्रदान करना, यानी आर्द्र भूमि उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों, स्तनधारियों कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जो विशिष्ट रूप से जलीय वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, पानी पीने के लिए जानवरों के, तो उसके रूप में कार्य करती हैं। फिर पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकता बनाए रखना, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता यानी आर्द्र भूमि में पर्यावरणीय परिस्थितियाँ यानी जीवों के विकास के लिए आदर्श है, जीवों का विकास होता है वहाँ, तो खाद्य जल का आधार बनती हैं। और आर्द्र भूमि के सूक्ष्म जीव पौधों, तो आदर्श भूमि के सूक्ष्म जीवों पौधों वन्य जीवों नाइट्रोजन जल सल्फर के वैश्विक चक्र के हिस्से के रूप में काम करती हैं। इसका एक नेगेटिव पहलू है कि कोई वाटर से CO2 मीथेन का उत्सर्जन कर, इससे ग्रीन हाउस गैस जलवायु परिवर्तन, तो गैस के नकारात्मक बताया गया कि मीथेन गैस आदि का उत्सर्जन भी हो सकता है। फिर कार्बन स्टॉक कम करना, कार्बन स्टॉक करना यानी मृदा तथा वनस्पति को, आर्द्र भूमि का कार्बन को मृदा और वनस्पति से क्या होता है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में छोड़ने के बजाय यह संयंत्र समुदायों और मिट्टी के भीतर स्टॉक कर लेती हैं, तो कार्बन जो है उसको अपने अंदर रख लेती हैं। आर्थिक लाभ, इससे भूमि से मिलने वाली इमारती लकड़ी, पौधों और मछलियाँ शामिल हैं। फिर आर्थिक लाभ हो जाते हैं। फिर आर्द्र भूमि पे खतरा क्या है, तो आर्द्र भूमि में हाइड्रोलॉजिकल परिवर्तन, ये परिवर्तन जल और प्रदूषण अफवाह को जल आर्द्र भूमि में बढ़ते हैं, तो जो प्रदूषक हैं वो अफवाह को जल आर्द्र भूमि में बढ़ाते हैं। आर्द्र भूमि क्षेत्र में सामान्यतः हाइड्रोलॉजिकल परिवर्तन में भराव, सामग्री का जमाव और जल निकासी को रोकना, प्रवाह को मोड़ देना और जल विभाजन में अवैध सतहों को जोड़ना शामिल है। तो ये सारे इसके आर्द्र भूमि के लिए खतरे हैं। हाइड्रोलॉजिकल परिवर्तन हो रहे हैं, प्रदूषण हो रहे हैं, प्रदूषकों के स्रोत में जैसे कि तलछट, उर्वरक, मल, पशु अपशिष्ट, सड़कों के लवण, कीटनाशक और भारी धुएं और आर्द्र भूमि के प्रदूषण को अवशोषित करने की प्रकृति क्षमता को पार कर जाते हैं। इतने ज़्यादा कचरा फैल जाता है कि आर्द्र भूमियों से अवशोषित नहीं कर पाती और दुर्दशा का कारण बन सकती हैं। फिर वनस्पति क्षति, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण आर्द्र भूमियों में पौधों की क्षति पहुंचाते हैं, पौधे जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और अन्य गतिविधियां जो आर्द्र भूमि की वनस्पति को खराब कर देती हैं, तो आर्द्र भूमि जो वनस्पति लेंगे उनको खराब कर देती हैं, जिसमें घरेलू पशु द्वारा चराई, गैर देसी पौधों के प्रवेश और पीट खनन के लिए वनस्पति को हटाना शामिल है। तो पशु चराई, गैर देसी पौधों के प्रवेश यदि ये सारे कारण से वनस्पति क्षति होती है। आकस्मिक प्रजातियां, आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश, तो यह तो जानबूझकर या अनजाने में प्रविष्ट होते हैं और फिर देसी पौधों को दबा डालते हैं और अंत में अपने मूल आवास में से बाहर भी कर देते हैं, तो देसी पौधे को नष्ट कर देते हैं। रामसर अभिसमय क्या है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधन के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संरचना प्रदान करता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। यह एक मात्र वैश्विक पर्यावरण संधि है जो एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है, तो पर्यावरण की संधि आएगी, वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है। अभी समय के सदस्य देशों ने दुनिया के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल किया है।
तो दुनिया के सभी भौगोलिक क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल होते हैं रामसर अभिसमय में। रामसर अभिसमय में आर्द्र भूमि की परिभाषा। अभिसमय अपने मिशन में शामिल वेटलैंड्स के प्रकारों की व्यापक परिभाषा का उपयोग करता है, इसमें शामिल है। तो इसमें वेटलैंड जो शहर हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, इनके प्रकार हैं, उनकी परिभाषित करता है। झीलें आती हैं उसमें, नदियाँ आती हैं, दलदल गीले घास के मैदान पेटलैंड आते हैं, ज्वारोन्मुख डेल्टा क्षेत्र आते हैं, ज्वारीय फेल्ट, और निकट तटीय समुद्री क्षेत्रों में मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियाँ आते हैं। ये रामसर क्षेत्र जहाँ पानी भरा रहता है। मानव निर्मित स्थल जैसे मछली के तालाब, धान के खेत, जलाशय, नमक के मैदान, ये सब आएंगे इसमें। स्थिरीकरण और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो 1971 में रामसर की एक बैठक में भाग लेने वाले देशों द्वारा अभिसमय के विकसित और अपनाया गया। और इसे 75 में लागू किया गया, तो 71 में अपनाया गया, अभिसमय को अपनाया गया और 75 में से लागू किया गया। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो मुख्यालय अब कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसमें IUCN के साथ साझा किया गया है। अनुबंध पार्टियों के सम्मेलन यानी कॉप में रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता हर 3 साल कॉप होती हैं इनकी सम्मेलन, और इसमें हर 3 साल में मिलते हैं ये लोग। पहला कॉप 1980 में, तो पहला कॉप कहाँ हुआ? 1980 में हुआ, इटली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में संशोधन पर पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और कनाडा, रेजिना कनाडा में सहमति हुई थी। कॉप 14 चीन में वुहान में हुआ, 2022 में हुआ था। फिर रामसर स्थल 172 रामसर अनुबंध पार्टियों के क्षेत्रों में 2300 से अधिक रामसर स्थल हैं। तो इनकी संख्या बदलती रहती। भारत में 75 साइट्स थे, अब 92 या 95 के लगभग हो गए हैं, 100 के लगभग पहुंचने वाले हैं, इतने तो हो गए हैं भारत में। स्थलों की सबसे अधिक संख्या वाला देश यूनाइटेड किंगडम है। तो ये 2023 के अनुसार है कि यूनाइटेड किंगडम, UK। जबकि सूचीबद्ध आर्द्र भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला देश बोलोविया है, जिसमें 178,000 वर्ग किलोमीटर का है। तो इसमें है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड यानी संग्रहस्त्र संकटपन्न वेटलैंड की सूची, यानी संकट में है जो आर्द्र भूमियाँ। संरक्षण के विशेष प्रयासों की आवश्यकता है जिन्हें। ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्ट्रार है। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं जहाँ तकनीकी विकास, प्रदूषण और अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन है। परिस्थितियाँ बदल रही हैं वहाँ, और हो रहे हैं, और या ना होने की संभावना है। मतलब यहाँ पारिस्थितिक परिवर्तन हो रहे हैं और होने की या फिर संभावना है। रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल किया है। तो रामसर की सूची के रूप में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में 2 आर्द्र भूमियाँ मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में है, शामिल है। इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है, और लोकटक झील मणिपुर की है। तो IUCN मतलब उसमें है, अंतर्राष्ट्रीय सूची में है। भारत में केवलादेव राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर में है। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भागीदारी। तो रामसर जो स्थल है, रामसर कन्वेंशन 6 संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारी IOPS के रूप में जाना जाता है। तो 6 संगठनों के साथ मिलकर काम करता है ये, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारी के रूप में जाना जाता है। इसमें कौन है? तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल,
वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN है। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान IWMI है। वेटलैंड इंटरनेशनल और विदेशी वन्यजीव कोष WWF, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइल्डलैंड एंड वेटलैंड स्टेट्स। ये चीज़ें 6 हैं स्तर, ये साथ मिलकर काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन, वेटलैंड इंटरनेशनल, वन्यजीव विश्व वन्यजीव कोष और इंटरनेशनल वेटलैंड स्टेट्स। ये 6 मिलकर काम करते हैं। भारत में स्थलों की सूची बहुत लंबी है। इसमें 75 थे, अब 95 के आसपास हो गए हैं। तो बहुत सारे भारत में हैं, नए जुड़ते जा रहे हैं। अपडेट देखनी पड़ती है। नए शामिल हुए रामसर स्थल 11 नए शामिल हुए। तो अब ये भी बदल गए हैं क्योंकि हर साल अब तब से बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। और अब है वेटलैंड इंटरनेशनल। रामसर अभी समय के सहयोगी संस्थान, तो एकमात्र गैर लाभकारी संगठन जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और बहाली में समर्पित है। वेटलैंड इंटरनेशनल तो एकमात्र वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है, मतलब गैर लाभकारी संगठन है और आर्द्र भूमि को संरक्षण बहाली को समर्पित है। जल पक्षी के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो जल में रहने वाले जो पक्षी हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल इंक्वायरी की स्थापना 1937 में की गई थी और बाद में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी आर्द्र भूमि अनुसंधान ब्यूरो कर दिया गया। तो आर्द्र भूमि अनुसंधान ब्यूरो इसका नाम कर दिया गया। 1991 में 2 और संगठन, एशियाई आर्द्र भूमि ब्यूरो और अमेरिका के लिए आर्द्र भूमि, एशिया की आर्द्र भूमि और अमेरिका आर्द्र भूमि, अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी और आर्द्र भूमि अनुसंधान ब्यूरो शामिल हो गए। 1996 में इन 3 संगठनों को वेटलैंड इंटरनेशनल, तो 1996 में 3 संगठन थे, वेटलैंड इंटरनेशनल बनाने के लिए विफल कर दिया गया। इस संस्थान का मुख्यालय नीदरलैंड में है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल था, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। अब है आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र। तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण, आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन का केंद्र कहाँ है? तो 2 फरवरी 2021 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। तो भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया गया है भारत में। यह पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करते हैं और राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र है। तो भारत में मुख्यालय है और पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के अधीन काम करते हैं और चेन्नई का एक हिस्सा है।